प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है विज्ञान के अंदर बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है उसका टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई हम लोग करेंगे और 2 पार्ट में करेंगे। आज आधा यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले क्लास में आधा जो है हम लोग पूरा इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि आखिर पर्यावरण जो है क्या होता है। वैसे तो आप लोग बहुत इसके बारे में पहले ही बहुत सारा जानकारी जो है प्राप्त किए होंगे इससे पहले के क्लासों में पर्यावरण से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कंसेप्ट और कुछ अलग अंदाज में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि है हमारा पर्यावरण, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई आखिर पर्यावरण क्या होता है। देखिए, पर्यावरण अगर देखा जाए तो 2 शब्दों के मेल से मुख्य रूप से बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर और आवरण मीन्स जो होता है वो मुख्य रूप से जो हम चारों ओर से जिस चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी खड़े हैं या फिर बैठे हैं, तो आपके आसपास आपके चारों तरफ जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। और आप पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें देख रहे हैं वो सभी मिल करके पर्यावरण का जो है निर्माण करते हैं। तो अगर पर्यावरण का सही परिभाषा पूछा जाए तो आप बताएंगे कि चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं और प्राकृतिक परिस्थितियां। प्राकृतिक परिस्थितियां में क्या आएंगे, तो सूर्य का प्रकाश, जलवायु और मौसम, इसको जो है सम्मिलित रूप से यानी कि इस सभी चीज़ों को मिला करके जो है हम पर्यावरण कहते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा कि पर्यावरण जो है वो 2 प्रकार के घटकों से बना होता है, यानी कि इस पर्यावरण में 2 तरह के घटक हैं। यानी कि पर्यावरण में जितने भी चीज़ें हैं उसको 2 प्रकार में आप बांट सकते हैं। पर्यावरण के 2 घटक हैं। पहला एक तो है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। यानी कि इस पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ सजीव है और कुछ अजैविक घटक का मतलब है कि वो कुछ निर्जीव हैं। जैसे पर्यावरण में आप देखते हैं मकान, पेड़, इसके बाद जल देखते हैं, हवा देखते हैं, मनुष्य देखते हैं। तो जितना ही नाम हमने अभी लिया उसमें से कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है। तो पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। तो जितने भी सजीव है उसे जैविक घटक कहा जाता है और जितने भी निर्जीव है उसे अजैविक घटक जो है कहा जाता है। तो ये बात आप समझे। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं, जैव भू रसायन चक्र। ये जैव भू रसायन चक्र क्या है, इसको चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए होता क्या है, पूरे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थों जैसे कि भोजन है, खनिज है, खनिज पदार्थों का जो है चक्रीय पथ में प्रवाह होता है। भोजन का और खनिज वगैरह का चक्रीय पथ में क्या होता रहता है, प्रवाह होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, खेतों में पौधा लगाया, फिर पौधा ने फल दिया, फिर आपने वो फल खाया। फल खाने के बाद आपने क्या किया, उस फल को जो कुछ आपका शरीर पचा पाती है वो तो आपका शरीर पचाई, लेकिन कुछ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में आपने फिर खेतों में क्या कर दिया, उसे जो है उत्सर्जित कर दिया। और उसके हेल्प से फिर पौधे क्या होंगे, ग्रो होंगे और फिर आप वो फल क्या करेंगे, खाएंगे। तो एक तरह से चक्रीय प्रवाह होता रहता है भोजन का खनिज के रूपों में। इन चक्रीय पथ को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। जैसे कि फल
जब आपने खाया तो फल के रूप में खाया, फिर वही फल जो है आप अपशिष्ट पदार्थ के रूप में खेतों में छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो फिर वो खाद के रूप में पौधों को हेल्प करता है। होता क्या है कि चक्रीय पथ में गमन के क्रम में विभिन्न पदार्थों जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, जल आदि एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। आपने खाया फल, फल को पचा दिया, पचाने के बाद अब वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं, कचरा के रूप में होता है, उसमें नाइट्रोजन वगैरह भी पाया जाता है, जो खाद के रूप में पौधों में क्या करता है, हेल्प करता है पौधों को। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिसके कारण संपूर्ण पर्यावरण में एक संतुलन की स्थिति बन सकती है, जिसे पर्यावरण का संतुलन कहते हैं। देखिए होता क्या है, पृथ्वी के ऊपर आप जितने भी कचरा वगैरह देखते हैं या फिर एक पदार्थ देखते हैं, वो क्या होती है, सड़ गल के फिर दूसरे रूपों में बदलती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर कचरों का क्या हो जाएगा, या फिर एक ही तरह के पदार्थों का क्या हो जाएगा, ढेर सा लग जाएगा। और अगर ऐसा होता रहता, एक पदार्थ दूसरे जो है रूपों में क्या होता रहता है, बदलता रहता है, इससे पर्यावरण में संतुलन जो है बना रहता है, कचरे ज़्यादा जो है नहीं फैलते हैं। तो ये है जैव भू रसायन चक्र। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो फिक्स करके प्रत्येक साल आपके एग्जाम में आता ही आता है, अवशिष्ट पदार्थ, जिसे अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ को आप साधारण भाषा में कचरा भी कह सकते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो हमारे उपयोग का नहीं है, वैसे चीज़ जिसको हम फेंक देते हैं, समझ में आ रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसे आप अच्छा तरीक़ा से कैसे परिभाषित करेंगे कि भाई अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, तो लिखिएगा वैसा पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, मतलब जिससे हम अपने जीवन में कुछ उपयोग नहीं कर सकते चीज़ों का, अर्थात जिसे हम फेंक देते हैं अथवा शरीर से उत्सर्जित कर देते हैं। हमारे शरीर में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, भोजन करने के बाद उसे भी हम क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मल है, मूत्र है, गोबर है, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे। अपशिष्ट पदार्थ जब आपने देख ही लिया तो आपको पता होना चाहिए कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। पहला तो है अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कचरा। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कचरा। कचरा मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के। कुछ कचरा तो ऐसे हैं जो सड़ गल के वो अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ कचरा ऐसे हैं जिसको जो है मतलब सड़ता गलता नहीं है, या जिसको जो सूक्ष्म जीव है वो अपघटित नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा, जो कचरा सड़ गल के अपघटित किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और जो कचरा सड़ गल नहीं सकता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो सकता है, उसे अजैव निम्नीकरणीय जो है पदार्थ कहते हैं या फिर कचरा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई खाने वाला पदार्थ फेंक देते हैं हम लोग, तो खाने वाला पदार्थ जो फेंकते हैं तो वो सड़ गल सकता है, तो वो आ जाएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में। जैसे कि आपने प्लास्टिक फेंक दिया, पन्नी फेंक दिया, तो वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आ जाएगा, क्योंकि वो सड़ता गलता नहीं है। तो यहाँ पर जो आप कचरों का ढेर देख रहे हैं ना, ये समुद्री कचरा है, मान लीजिए समुद्र के किनारे दिख रहा है, वहाँ का सीन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे कचरा हैं जो तो सड़ गल सकता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कचरा हैं इसमें, जैसे कि प्लास्टिक है, धातु का कोई टुकड़ा हो या फिर पॉलीथीन हो, वो सारे चीज़ कभी भी सड़ते गलते नहीं हैं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, तो उसे कहेंगे अजैव निम्नीकरणीय कचरा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस दोनों चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय पदार्थ या जैव निम्नीकरणीय कचरा क्या है। देखिए, वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, कचरा को
सरा गला करके उसे पचा देते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जिसको सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित किया जा सकता है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, जैसे कि मल, मूत्र, गोबर, जंतु अवशिष्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई जंतु या कोई छोटे मोटे जीव मर गए तो उसका जो मांस वगैरह हुआ सड़ जाता है। इसके बाद जो पेड़ पौधे के पत्ती वगैरह है, लकड़ी भी कई बार सड़ जाती है। इसके बाद सूती, कपड़ा, जूट, ये सभी ऐसे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है अपघटित किया जा सकता है, यानी कि ये सड़ गल के मिट्टी में परिवर्तित हो सकते हैं। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ या जैव निम्नीकरणीय कचरा भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये जस्ट उसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। वो तो सरगल सकते थे लेकिन ये नहीं सरगल सकते हैं। वैसे पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं उसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, शीशा है, कीटनाशक रसायन है, DDT, ठीक है, और पॉलीथीन, धातु के टुकड़े, ये सब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव इसे सड़ा गला करके अपने भोजन के रूप में यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कचरे हैं वो बरसों बरस तक क्या है, वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, परिदृश्य को खराब करते हैं और कई हानिकारक जो है मतलब इससे जो है प्रदूषण फैलता है। तो ये हो गए अजैव निम्नीकरणीय कचरा या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के गुण। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है उसके क्या गुण होते हैं। तो 4-5 गुण आप लिख सकते हैं। सबसे पहला, ये पदार्थ सक्रिय होते हैं, यानी कि जो सड़ने गलने वाला कचरा है वो रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करता रहता है। सक्रिय मतलब रिएक्शन करता है, सरगल करके दूसरे रूपों में, मिट्टी के रूपों में खास करके समझ लीजिए बदल जाता है। दूसरा इसका गुण है कि इसका जैव अपघटन होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव इसे अपघटित कर सकते हैं और अपने भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं सड़ने गलने वाले पदार्थों का। तीसरा कि ये बहुत कम ही समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। जैसे कि आपने चावल फेंक दिया तो वो क्या, अब चावल फेंक दिया तो वो 5 महीनों तक तो नहीं रहेगा, वो 10 से 5 दिन के अंदर सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा, या फिर सूक्ष्म जीव उसे क्या करेंगे, सड़ा गला के खा जाएंगे, या फिर कोई बड़े जीव भी आकर के क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। तो वो लंबे समय तक जो है पर्यावरण में नहीं बने रहते हैं, कम टाइम में ही वो सरगल के ख़त्म हो जाते हैं। और अगला इसका गुण है कि ये पर्यावरण को अधिक हानि नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में ज़्यादा दिन तक बने ही नहीं रहते हैं। सड़ने गलने के बाद जहाँ तक तो ये मिट्टी को जो है पोषण शक्ति ही देते हैं। कौन, जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है वो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के गुणों के बारे में। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के भाई गुण कह लो या अवगुण कह लो, दोनों क्या है यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। पहला, ये पदार्थ अक्रिय होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, धातु के टुकड़े हैं, ये सब अक्रिय होते हैं, ये सब रिएक्शन ना के बराबर करते हैं। और यही कारण है कि ये लंबे दिनों तक पृथ्वी पर आपको देखते हुए मिल जाएंगे। दूसरा कि इसका जैव अपघटन नहीं होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है इसे अपघटित नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये लंबे समय तक पर्यावरण में आपको देखने को मिलेंगे, जल्दी सड़ते गलते नहीं हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये सड़ते गलते हैं ही नहीं। चौथा है कि ये पर्यावरण के अन्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है, जब लंबे समय तक बने रहेंगे तो दूसरे जो चीज़ है उसको डिस्टर्बेंस पहुंचाने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने नदी में या फिर समुद्र में पन्नी फेंक दिया, अब उसके जीव खाएंगे, जो मछली है, जो भी चीज़ें, जो जीव है पानी में, समुद्र में या नदी में, वो खाएंगे, फिर उसको बीमारी आएगा, तो ये पहुंचा रहा हानि। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जीव मंडल। क्या है भाई, जीव मंडल के बारे में जानेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, जीव मंडल। सीधा आपने वायुमंडल सुना होगा, ठीक है,
वायुमंडल तो आपने जरूर सुना होगा। आपने क्या सुना है? पृथ्वी का वह स्थान या फिर पृथ्वी के ऊपर वह स्थान जहाँ वायु है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो जहाँ वायु पाए जाते हैं वो वायुमंडल है। तो सीधा यहाँ से हमारा लॉजिक निकल के आता है कि जहाँ जीव पाए जाएंगे वो जीव मंडल कहलाएगा। सिंपल बात है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जीव हैं। पानी में भी जीव है, आप देखते हैं तो स्थल पर भी जीव हैं, और हवा में भी जीव है। आप बोलेंगे सर हवा में कौन जीव है? तो देखिए कोरोना कहाँ है? हवा में है। तो हवा में भी क्या है? जीव है। तो ये मतलब सीधा समझ लीजिए कि पर्यावरण का वह स्थान जहाँ जीव पाए जाते हैं वो जीव मंडल कहलाएंगे। जहाँ जीव पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? जीव मंडल। साधारण से भाषा में आप कह सकते हैं कि स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल में जहाँ जीव निवास करते हैं और अपना भरण पोषण कर जीवित रहते हैं उसके सम्मिलित रूप को जीव मंडल कहते हैं। समझा जीव मंडल किसे कहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। जीव मंडल के बाद हम दूसरा चीज समझेंगे, पारितंत्र। देखिए पारितंत्र और जीव मंडल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ जीव रहते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं, और पारितंत्र भी वही है, बस जीव मंडल के छोटा रूप को पारितंत्र कहते हैं। जीव मंडल के छोटा रूप को पारितंत्र कहते हैं। आप लिखेंगे कि जीव मंडल को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है जिन्हें पारितंत्र कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बगीचा का, आपने नाम सुना होगा तालाब का, झील, खेत, नदी, वन और जल जीवशाला। जल जीवशाला जानते हैं क्या होता है? इसको इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं। आपने देखा होगा शीशा के बर्तन में पानी डाल करके उसमें कई बार लोग क्या करते हैं, मछली या फिर जल में रहने वाले जीव उसमें पालते हैं। तो वही है जल जीवशाला। ठीक। तो ये सब जैसे आपने देखा कि बगीचा है या जल जीवशाला है या छोटा सा तालाब है, ये नदी भी मान सकते हैं इसमें। तो ये क्या है? जीव मंडल का छोटा रूप है। ये सब जीव मंडल का क्या है? छोटा रूप। तो जीव मंडल के छोटा रूप को ही तो हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र भी सीधा समझ लीजिए वह स्थान होते हैं जहाँ जीव रहते हैं, जैसे कि बगीचा है, तालाब है, झील, खेत, नदी, वन, जल जीवशाला, ये सब क्या है? तो पारितंत्र है। ठीक, जहाँ पर जीव रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। पारितंत्र के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने वाले हैं। नोट नंबर 1, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। भाई पारितंत्र दो प्रकार के कौन कौन से होंगे? तो याद रखिएगा, एक तो पारितंत्र होते हैं प्राकृतिक पारितंत्र, जैसे कि आपका वन हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदी। ये सब वो पारितंत्र है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, मनुष्य ने नहीं किया है। दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र को आप मानव निर्मित पारितंत्र भी बोल सकते हैं। मानव निर्मित पारितंत्र का सीधा मतलब है कि इसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया होगा। जैसे कि बगीचा है, खेत है, एक्वेरियम दैट मीन्स जल जीवशाला है, ये सब किसके उदाहरण हैं? मानव निर्मित पारितंत्र के उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप आराम से बना सकते हैं। नोट नंबर 2, पारितंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। जैसे आपने देखा था कि पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक होते हैं, वैसे ही पारितंत्र में भी 2 प्रकार के घटक होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तालाब का, तो तालाब में क्या है? तालाब में आपका मिट्टी है, जल है, ठीक है, मछली है, कुछ कीड़े मकोड़े भी है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बताते चलिए आप लोग बताते चलिए कि इसके बाद क्या क्या है। इसमें प्यारे बच्चों और प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन भी है, इतने सारे चीज़ें। तो इसमें कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। तो जो सजीव है उसे याद रखिएगा, हम कहेंगे जैविक घटक,
और जो निर्जीव है उसे कहेंगे अजैविक घटक। जैसे तालाब के जैविक घटक का बात किया जाए तो कीड़े मकोड़े और मछली, ये 2 हो गए जैविक घटक। बाकी मिट्टी, जल, इसके बाद जो है ना ये प्रकाश, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्रकाश ऑक्सीजन ये सब क्या है, ये सब है अजैविक घटक। तो किसी भी पानी तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब पानी तंत्र के सारे सिस्टम को हम एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको समझिएगा। देखिए हम इस डायग्राम में पानी तंत्र के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि पानी तंत्र में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले जस्ट बताया है। एक तो है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक में प्यारे बच्चों मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश और टेम्परेचर यानी कि तापक्रम आते हैं। अजैविक घटक के कोई भी प्रकार हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, न ही आपको पढ़ाई करना है। लेकिन जैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादक के कोई प्रकार नहीं, लेकिन उपभोक्ता जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता मुख्य रूप से तृतीयक उपभोक्ता का ही पार्ट है। तो ये चीज़ें आपने देखा। इतने चीज़ों को आपको बहुत अच्छा से जानना होगा कि जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है। ये सब पहले हमें क्या करना होगा, जानना होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इस सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादक के बारे में। किसके बारे में? उत्पादक के बारे में। जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, वो तो आप समझ गए होंगे। सजीव घटक को जैविक घटक और निर्जीव घटक को अजैविक घटक कहते हैं। लेकिन अब हमें मुख्य रूप से समझना है कि उत्पादक क्या है, फिर समझेंगे उपभोक्ता क्या है, और फिर ये चारों समझेंगे, और फिर अपघटक के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक का काम है उत्पादन करना। किस चीज़ का उत्पादन करना? तो भोजन का उत्पादन करना। किसके लिए? तो बाकी के सभी उपभोक्ताओं के लिए। तो देखिए उत्पादक क्या है? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। याद रखिएगा, पर्यावरण में जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे वो उत्पादक कहलाएंगे। तो उसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे सबसे प्रमुख उत्पादक हैं। क्या हैं? उत्पादक हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत हरे पेड़ पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। इनको किसी से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत जो है नहीं होता है। किसको? तो उत्पादक में हरे पेड़ पौधे को। साथ ही साथ शैवाल भी एक जीव है, ये भी अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस से ही प्राप्त कर लेता है। और एक है युगलीना। युगलीना हरा एक जंतु होता है, ये भी, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये भी अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये कहलाएंगे उत्पादक। और याद रखिएगा, खाने पीने का जितना भी सामान है ना, वो ज़्यादातर सामान शाकाहारी में, ज़्यादातर क्या, शाकाहारी का सब चीज़ वो पेड़ पौधे से ही आते हैं। यानी कि भोजन का उत्पादन यही करते हैं। कौन? पेड़ पौधे ही भोजन का उत्पादन करते हैं, इसीलिए तो इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ओके, मांसाहारी का तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो मांसाहारी के बारे में हम बात कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या समझा आपने? उत्पादक कौन है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उत्पादक क्या करेगा? भोजन का उत्पादन करेगा। और उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो उस भोजन को खाएगा उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। बोलिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से
उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि गाय, बकरी, हिरन, मेढक, बाघ, भेड़िया, ये सब अपने भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों पर, या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। जैसे कि गाय, बकरी, हिरन एंड ये तीन डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे को खाते हैं। लेकिन मेढक, बाघ, भेड़िया, ये सब भी उत्पादक पर डायरेक्ट रूप से निर्भर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये भी उत्पादक पर ही निर्भर हैं, क्योंकि ये जो है ना इन्हें खाएंगे, ये इन्हें खाएंगे। मेढक मुख्य रूप से छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, ये खाएंगे इन्हें, और ये किस पर निर्भर है, उत्पादक पर। तो इनडायरेक्ट रूप से मेढक, सांप, मेढक, बाघ, भेड़िया भी किस पे निर्भर हुए, उत्पादक पर ही निर्भर हुए। तो आपने समझा कि उपभोक्ता कौन है, जो उत्पादक को खाता है, सीधा समझ लीजिए वो क्या है, उपभोक्ता है। एंड उपभोक्ता प्यारे बच्चों होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। उपभोक्ता के प्रकार में हम सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता को जानेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता आखिर होता कौन है। तो सीधा बताइएगा, जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पौधों अथवा उनके उत्पादों को खाते हैं, या तो डायरेक्ट पौधा खाता है, या फिर पौधा से उत्पादित जो फल, बीज, जड़ खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि खरगोश घास खाती है, गाय घास खाती है, हिरन घास खाती है, कछुआ भी वो मतलब पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह ही खाती है। इसके बाद शाकाहारी मनुष्य भी वो पादप के उत्पाद ही खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता जो है, याद रखेंगे, शाकाहारी होते हैं। तो सीधा याद रखिए, वो सभी जीव जो शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है। समझ में आ गया, क्योंकि शाकाहारी जीव वो क्या करेंगे, वो पेड़ पौधे के उत्पाद या फिर पेड़ पौधे को ही क्या करेंगे, खाएंगे। समझ में आ गया। तो यह है प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा प्यारे बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता, ये क्या करता है, तो सीधा याद रखिए, जो जीव जंतु प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। हमने लिख भी दिया है कि जो जंतु प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, भक्षण मतलब खाना, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मेढक, मेढक, टिड्डा, आपने नाम सुना टिड्डा, जो कीट होते हैं, वो पेड़ पौधे के पत्ती चाटते हैं, पेड़ पौधे सीधे समझ लीजिए कि वो पत्ती खाते हैं, और मेढक उसको खा जाता है। तो मेढक भी हो गया प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला। बाज पक्षी छोटे मोटे जीवों को खा जाते हैं, वो तो कई बार बड़े से चूहे को भी खा जाते हैं। भेड़िया, छिपकली, ये सब क्या करते हैं, उपभोक्ता को खाते हैं। किसको खाते हैं, उपभोक्ता को खाते हैं, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता जो है ना मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। समझ में आ गया। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता 100% मांसाहारी होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों तृतीय उपभोक्ता। सीधा याद रखिए, जो जीव जंतु द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा, किसको खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा, उसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। लिख भी दिए हैं। जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं यानी कि खाते हैं, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि भाई साहब कौन, बाघ किसको खा जाएगा, बकरी को, शेर भी बकरी हिरन वगैरह खा जाएगा, चीता भी बकरी हिरन गाय भैंस कुछ भी खा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये लोग किसको खा रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को खा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। अब याद रखिएगा कि तृतीयक उपभोक्ता में कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका आमतौर पर दूसरे जानवर शिकार नहीं कर पाते हैं और वह अपनी मौत मरते हैं।
ऐसे जानवरों को सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, इस सबको कोई खा पाएगा क्या? और ना ही कोई खा पाता है, इसका कोई शिकार ही नहीं कर पाता। इसी कारण से इसे हम सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। सीधा समझ लीजिए, वह मांसाहारी जीव जिसका कोई शिकार न कर सके वो सर्वोच्च उपभोक्ता है। वो क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये आपने समझा। अब देखिए, उपभोक्ता को हम इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और एक होता है परजीवी। तो हमने लिख दिया है उपभोक्ता को निम्न 4 वर्गों में भी बांटा गया है। वो 4 वर्ग कौन है? तो पहला है शाकाहारी। भाई शाकाहारी किसे कहेंगे? कई बार ये पूछा जा चुका आपके एग्जाम में कि शाकाहारी को परिभाषित करें, तो शाकाहारी किसे कहेंगे? सीधा सीधा है, जो शाक सब्जी खाएगा, मांस नहीं खाएगा, उसे शाकाहारी कहेंगे। वे जीव जो अपने जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि गाय है, बकरी है, हिरन है, और शाकाहारी मनुष्य भी इसी में आएंगे। जितने भी शाकाहारी मनुष्य भी हैं वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो जीव जंतुओं को नहीं खाते हैं, तो वो हो गए शाकाहारी। सिंपल सी बात है। अगला है मांसाहारी। नाम से ही स्पष्ट है, मांसाहारी, मांस खाएगा ये। तो वे जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं से अपना भोजन करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि शेर है, बाघ है, चीता है, भेड़िया है, ये सब क्या खा लेंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम तीसरा प्रकार का, जो है सर्वाहारी। देखिए सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाएगा, यानी कि ये मांस भी खाएगा और शाक सब्जी भी खाएगा। तो हमने लिखा है कि वे जीव जो पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कि बात करें तो कौवा, कुत्ता, मनुष्य में कौन? मांसाहारी मनुष्य जो है वो तो 100% मांस ही नहीं खाता है, वो पौधा के उत्पाद को भी खाता है। तो मनुष्य तो भाई सर्वाहारी है। कौन मनुष्य? जो मनुष्य मांस और वो चावल रोटी भी खाते हैं, तो वो क्या हो गए? ये सर्वाहारी हो गए। तो आपने समझा सर्वाहारी क्या है। इसके बाद प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे जीव है ना जो अपना भोजन जो है वो दूसरे जीवों से प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। उस जीव को नहीं खाते हैं, बल्कि उस जीव के कुछ अंश को क्या करते हैं? वो खाते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। देखिए परजीवी क्या है? वे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। वो भोजन भी दूसरे जीव से ही लेगा और रहेगा भी दूसरे जीव के शरीर पर ही। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जोंक। जोंक क्या करता है? ये ना तो मांस खाता है और ये ना ही जो है शाक सब्जी खाता है। ये किसी जीव के शरीर पे बैठा और उसका ब्लड ले लिया। भाई ब्लड ले लिया तो जोंक क्या है? दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये परजीवी है। आपने नाम सुना होगा फीता कृमि का। फीता कृमि क्या भाई साहब? आप जिसे साधारण भाषा में, ठीक है, चाली बोलते हैं, और ये कई बार मनुष्य के पेटों में भी पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला ये कीड़ा एक तरह से, तो ये मनुष्य के पेट में रहता है और क्या करता है? मनुष्य का जो अंदर से पेट है वो भोजन वो क्या करता रहता है? खाता रहता है। या फिर मनुष्य के जो ये है, मतलब कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व है वो खाता रहता है। इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है फीता कृमि से बचने के लिए ही प्रत्येक 6 महीने पर आपको क्या करना है? तो ये कीड़ा का दवा खाते रहना है। मुख्य रूप से सरकार इसकी दवा बांटती भी है, एल्बेंडाजॉल करके इसका दवा सरकार जो है बांटती रहती है। तो अगर वो उपलब्ध हो जाए तो वो आप प्रत्येक 6 महीने पे खाते रहे, ताकि फीता कृमि से आप बच सके। नाम सुना होगा आपने जू का। जू जो माथा में वगैरह में कई बार ये महिलाओं को ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि महिलाएं के बाल जो है होते हैं लंबे लंबे। तो जू हो गया।
इसके बाद खटमल का नाम सुना होगा आपने। ये खटमल भी पेड़ वगैरह में कई लोगों के होते हैं साफ़ सुथरा ना होने की वजह से, और ये मनुष्य के खून पीते रहते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल अमरबेल। अमरबेल और अमरलता भी इसका ही रूप है। ये अमरबेल क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पेड़ उग गया, ठीक है, वही अमरबेल है। और वो क्या कर, उसका जड़ नहीं होता है, उसका जड़ नहीं होता है, वो जिस पेड़ पे उगा है उसी पेड़ को छेद करके उस पेड़ का पोषक तत्व या सीधा कह लीजिए भोजन वो खाता रहता है, ठीक है, वो अमरबेल है। इसके बाद जो है आपने कई बार देखा होगा बगुला को। किसको? बगुला को भैंस के पीठों पे बैठे हुए, या फिर जो जंगली जो जीव है उसके पीठों पे बैठे हुए आपने देखा होगा। वो क्या है, वो परजीवी का काम वहाँ पर कर रहा है। मतलब भैंस के शरीर में जो कीड़े मकोड़े वो बीच बीच के खाता रहता है, भैंस भी, उसको भी मज़ा आता रहा था, वो भी क्या है, मतलब छूट देता है उसको। तो ये है परजीवी। समझ में आ गया? परजीवी के बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे हम अपघटक के बारे में। अपघटक क्या है भाई? सबसे पहला तो था उत्पादक, ठीक है, उत्पादक था जो भोजन का उत्पादन किया। दूसरा है उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता क्या किया, उपभोक्ता क्या किया, भोजन को खा गया। उपभोक्ता भोजन को क्या किया, ये उत्पादक ने जो भोजन प्राप्त उत्पादित किया उसको खा गया। तीसरा हमने प्यारे बच्चों आपको शुरू में बताया था अपघटक। अपघटक ये क्या है भाई? उपभोक्ता का काम है भोजन का उत्पादन का, उत्पादक का काम है भोजन का उत्पादन करना, और उपभोक्ता का काम है इसको खा जाना। क्या करना? खा जाना। लेकिन आपने उपभोक्ता के कई प्रकार पढ़ा है, तो उपभोक्ता का प्रकार तो आपने पढ़ लिया। अब है कि उपभोक्ता जब मरेंगे, मान लीजिए कि उपभोक्ता में सारे जीव तो उपभोक्ता ही हैं, अगर वो मरते हैं तो कई बार अगर तो जो बड़े जीव होते हैं उसको कई बार जीव खाई जाता है। लेकिन कुछ जीव अगर मरते हैं और वो किसी भी दूसरे जीवों के नज़र में नहीं आ पाते हैं तो वो क्या होते हैं, सड़ना गलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लिया कि चूहा मर गया कहीं पे जंगलों में, कहीं पर क्या मर गया, चूहा मर गया। अब चूहा को कोई जीव या फिर कोई पक्षी नहीं देख पाया तो वो सड़ना गलना वहाँ पर क्या होगा, शुरू हो जाएगा। और जब सड़ना गलना शुरू होगा तो इस पर छोटे छोटे कीड़े क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। छोटे छोटे कीड़े क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। और वो कीड़े क्या करते हैं, उसके पूरे शरीर को डिकम्पोज करके अपने भोजन के रूप में यूज करके उसको एकदम से ख़त्म कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे कीड़े जो है ना प्यारे बच्चों, वही है अपघटक। वही कौन है, अपघटक। तो सीधा समझिए कि जब उपभोक्ता मरते हैं तो उसको सड़ा गला करके ख़त्म कर देने की काम कौन करता है, अपघटक करता है। अगर अपघटक ना हो तो ये जो उपभोक्ता जो मर जाता है तो वो बहुत लंबे टाइम तक जो है ना पर्यावरण में गंध फैलाता रहेगा, महकता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अपघटक आपने समझा। हम अपघटक को और डिटेल में आपको बताते हैं। वे जीव जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीरों का अपघटन करके यानी कि सड़ा गला करके अपघटन से प्राप्त ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं। पहले तो वो उसको सराता गलाता है और उसको सराने गलाने से जो ऊर्जा मिलता है वो उसी ऊर्जा से जीवित रहता है। कौन? जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो, और वो अपघटक कहलाते हैं। अपघटक उपभोक्ता के शरीर को गलाता पचाता तो है ही, कई बार उत्पादक के शरीर को, जैसे कि मान लीजिए कि उत्पादक में आ गए पत्ती, पेड़ का जो पत्ती है वो तो उत्पादक का ही हिस्सा है कि नहीं। तो पत्ती मान लीजिए गिर गया तो पत्ती को सड़ाने गलाने का काम कौन करते हैं, वही सूक्ष्म जीव करते हैं। इसमें आते हैं कौन कौन, अपघटक में कौन कौन आएंगे, तो जीवाणु आएगा और कवक। अपघटक के उदाहरण हैं, दो फेमस उदाहरण हमने आपको बता दिया, ये आप याद रखिएगा अपघटक के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप जानेंगे कि पारित तंत्र में अपमार्जकों की
भूमिका। देखिए अपघटक को ही हम लोग अपमार्जक भी कहते हैं। जैसे कई आदमी के दो दो नाम होते हैं ना, नाना जी ने कुछ और नाम रख दिया, दादाजी ने कुछ और नाम रख दिया। ये हमारे ज़िंदगी में भी हुआ है, नाना जी कुछ और नाम रखे थे, दादाजी कुछ और नाम रख दिए। कई बार ऐसा आप लोगों की ज़िंदगी में होता है कि किसी एक ही आदमी का दो नाम हो। तो सीधा सीधा समझ लीजिए अपघटक का ही दूसरा नाम है अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या काम करता है वो तो आपने देखा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, वो कितने महत्वपूर्ण है पारितंत्र के लिए। तो लिखेंगे अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चक्रण का क्या मतलब है, आप जानते हैं कि जो जीव हैं वो उत्पादक को खा के बने हैं, और फिर जब वो मरेंगे तो उत्पादक का निर्माण कहाँ से हुआ था। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे का विकास कहाँ से होता है, मिट्टी से होता है। पेड़ पौधे का विकास कहाँ से होता है, मिट्टी से होता है। मिट्टी से मान लीजिए कि पेड़ पौधे में बना फल, क्या बना, फल। फल को खाया किसने, फल को खाया मान लीजिए चूहा ने, फल को खा लिया चूहा ने। फिर चूहा जब मरेगा, चूहा जब क्या होगा, मरेगा, तो मरने के बाद सर गल के फिर से क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। चूहा मरने के बाद सर गल के क्या बन जाएगा भाई, मिट्टी बन जाएगा। तो ये एक तरह से चक्र, यानी कि ये साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो इस चक्र को पूरा कौन करता है, तो इस चक्र को पूरा करता है अपमार्जक। अगर अपमार्जक ना हो तो फिर चूहा ऐसे ही महकता रहेगा, ये सरगल के मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो ये भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर कचरों का ढेर लग जाएगा। बिल्कुल सही, जितने जो सड़ने गलने वाले कचरे हैं उसको सराने गलाने का काम कौन करता है, अपमार्जक करता है। यानी कि सूक्ष्म जीव करते हैं। कौन सूक्ष्म जीव, तो अभी जस्ट आपने यहाँ पर क्या किया था, देखा था, जीवाणु और कवक। अगर ये ना हो तो भाई कचरों का तो ढेर लग जाएगा, तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब कचरे ही कचरे होंगे, गंद ही गंद फैल जाएगा, तो क्या पर्यावरण जीने के लायक रहेगा, नहीं जीने के लायक रहेगा। इसका मतलब यह है कि भाई साहब जो अपमार्जक है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर्यावरण में, यानी कि पारितंत्र में। तो लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। अतः पारितंत्र में अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, ये फाइनल आंसर आप लिखिएगा इस तरह से। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, हम तो आपको बोले थे कि भाई 2 क्लास में इसको करवाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास में ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एक ही क्लास में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। या एक काम करते हैं, यहाँ तक ही आज रखते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका तक। फिर आगे इससे आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ये टॉपिक आहार श्रृंखला से अगले क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।